चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कल हम जहां छोड़ के गए थे, एक हार्ट वाला चैप्टर चल रहा था, उससे पहले की बात हम कर चुके हैं 3 क्लासों में। अब इस हार्ट से रिलेटेड कुछ एक चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। अब देखो एक बार उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे चलना है हमें इससे, तो थोड़ा सा पीछे वाला बेसिक क्लियर हो जाए। तो मेरे साथ साथ आंसर देते जाना, क्योंकि अभी जब मैं टॉपिक लिखूंगी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो तुरंत एक बार टेस्ट हो जाएगा आपका, जल्दी से आंसर देना जो लोग कल से पढ़ रहे हैं क्लास में। सबसे पहले देखो हमने देखा था हार्ट के बारे में, तो फर्स्ट वर्ड हमने लिखा था स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट यानी हृदय के अध्ययन के बारे में, कि साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है। फास्ट जल्दी आंसर दे भाई। हाँ जी, हार्ट ही भेजने लग गए क्या? चलो आंसर दो। स्टडी ऑफ हार्ट किसे कहते हैं? किस ब्रांच में किया जाता है हार्ट का अध्ययन? कल ही बात की थी हमने। चलो मैं लिख देती हूं आंसर, अब से याद रखना, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम केवल और केवल हार्ट स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। जी गुड आफ्टरनून सभी को। ध्यान दो भाई क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का रिप्लाई दो। रूप सिंह जी ने सही दिया है, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा था हार्ट के बाद में, कि ये जो हृदय है इसकी पोजीशन, कि हृदय की जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है। हृदय की स्थिति कहाँ स्थित होता है? हृदय की स्थिति, हृदय कहाँ स्थित होता है? कल हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में जो लेफ्ट साइड की तरफ जो लंग यानी जो फेफड़ा उपस्थित होता है उसके जस्ट नीचे, और कुल वेट का जो 80 ग्राम वेट है वो बिल्कुल कहाँ था? सेंटर में, राइट मिडल। कौन बोल रहा है भाई? मिश्रा जी। राइट मिडल में नहीं होता, लेफ्ट एंड मिडल के बीच में होता है, ठीक है। तो जो लेफ्ट लंग है और थोड़ा सा बिल्कुल बीच में होता है, वो 80 जितना ग्राम है उसका 80 ग्राम भाग होता है। तो हम बोल देते हैं लेफ्ट साइड में बाएं फेफड़े के नीचे पाया जाता है। और डीपली देखा गया तो हमने कल देख लिया था कि सेकंड एंड यानी दूसरी और जो छठी पसली होती है, दूसरी और जो छठी रिब्स होती है, उनके बीच के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? हार्ट, हृदय की उपस्थिति होती है। इसके बाद में देखो हमने क्या देखा था कि जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, आंसर देने के लिए तैयार हो जाना, कि जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? भ्रूण की बात कर रहे हैं। कि जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन सा है? सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन सा है? हार्ट, हृदय। जब एम्ब्रियो बनता है, जब भ्रूण बनता है, तो भ्रूण में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है? हार्ट बनता है। और इसका टाइमिंग होता है लगभग 3 हफ्ते। यानी जब 3 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो 3 हफ्ते के तुरंत बाद एक ऑर्गन बनने लग जाता है, और वो कौन सा होता है? हार्ट। यानी बच्चे में दिल की धड़कन है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है 3 हफ्ते के बाद। क्लियर है? ऐसे कुछ बेसिक सी बातें हमने कल करी थी इसके बारे में। और हमने यहां से एक चीज और पढ़ी थी कि जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, हृदय में हार्ट चैम्बर्स पाए जाते हैं, हार्ट चैम्बर्स। और हार्ट चैम्बर्स का मीन्स हम इसे क्या कहेंगे? हृदय कोष्ठ या हृदय कक्ष या हृदय कोष्ठ के नाम से जानते हैं। और अलग अलग वर्ग के जीवों में जो हृदय कोष्ठ है इसकी संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग जो जीव है या फिर अलग अलग वर्ग के जो जीव है उनमें जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब देखो इनमें हमने 4 वर्ग पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा था मछली वर्ग। मछली वर्ग इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। मछली वर्ग को अपन पीसीज भी बोल सकते हैं, पीसीज, मछली वर्ग या फिर पीसीज। इनके हार्ट चैम्बर आप आंसर देते जाना, पहले में इतना, दूसरे में इतना, ठीक है। मैं दूसरा वर्ग लिख रही हूं जिसे हम कहते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया आंसर लिखते जाओ। एम्फीबिया या फिर इसे हम क्या कहते हैं? उभयचर वर्ग। एम्फीबिया या उभयचर वर्ग। याद हो तो हमने इसका एग्जाम्पल क्या देखा था? मेंढक, फ्रॉग, मेंढक। तीसरा जो वर्ग है ये कौन सा होता है? रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स को हम क्या कह सकते हैं? सरीसृप।
सरीसर्प, आंसर दे रहे हो क्या? परवीन सिंह जी राठौड़ बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे भी देते जाओ। रेप्टाइल्स के बाद में हम किसकी बात करते हैं? स्तनधारी। और स्तनधारी यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? मैमल्स। देखो हर एक वर्ग के जीव में जो हृदय कोष्ठ है, जो हृदय चैम्बर है, वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यहां से सवाल देखने को मिलता है, सो जल्दी से आंसर दो, पढ़ा है तो। एक का आंसर नहीं देना आपको, चारों का आंसर साथ देना है। मैं समझ जाऊंगी, जैसे 2, 3, 4 इस तरीके से आंसर देना है। परवीन सिंह जी राठौड़, हाँ जी सही है बिल्कुल। सिकंदर जी सही है। सही है, बिल्कुल सही चल रहे हो। कुंदन कुमार जी सही है। बलवीर सिंह जी केंचुए में, केंचुए में क्या आ गया भाई? केंचुए की बात करेंगे अब हम कल बात कर चुके हैं। वैसे तो आपको इसका आंसर देना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है। बस ऐसे ही पढ़ते जाना। हाँ आपकी बात सही दिया बलवीर सिंह जी, एक गलत कर दिया आपने। चलो फिर हम देख लेते हैं कि मछली वर्ग के जो सदस्य हैं, मछली वर्ग के सदस्यों में हमने देखा था कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। यानी हमने कल एक बात की थी कि जो जटिल जीव है या फिर जटिल संरचना है वो हमेशा एक सरल संरचना से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ग बन के आया था वो मछली वर्ग बन के आया था। तो मछली वर्ग के जो सदस्य हैं उनका हार्ट थोड़ा सा अनडेवलप था। यानी हृदय में केवल कितने कोष्ठ थे? 2 कोष्ठ थे। अब कल कई बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में कि मैडम ऐसा क्या होता है कि किसके हार्ट के अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो वो इसी में होता है, मछली वर्ग या पिसीज के हार्ट के अंदर। इसी कारण तो इसको क्या कहा गया था? वीनस हार्ट कहा गया था। क्या कहा गया था? वीनस हार्ट। क्योंकि होता क्या है एक्चुअल में कि जो एक तो ऑरिकल होता है, एक कालिंद होता है और एक क्या होता है? निले होता है। तो जो ब्लड है चाहे वो प्योरीफाई हो चाहे अनप्योरीफाई हो, वो क्या हो जाता है? वहां पे मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण इसको हम क्या कह रहे थे? वीनस हार्ट भी कह रहे थे। इसके बाद देखो जो एम्फीबिया है, उभयचर है, इसमें हमने देखा था कि इसके हार्ट में कितने चैम्बर थे? 3 चैम्बर्स थे। और एम्फीबिया या फिर उभयचर हम किसको कह रहे थे? जो जल और स्थल दोनों पे रह सकता है। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था? मेंढक। ठीक है, इसके बाद में देखो जो रेप्टाइल्स है, सरीसर्प है। रेप्टाइल्स या सरीसर्प हम किसको कहते हैं? जो रेंग कर चलते हैं। जितने भी ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं उन सबको हम क्या कह देते हैं? रेप्टाइल्स या फिर सरीसर्प। कितने होते हैं भाई? 3। इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। फिर हमने बात की थी स्तनधारी या फिर मैमल्स की। स्तनधारी मैमल्स के हार्ट में कितने चैम्बर थे? 4 चैम्बर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने एक एक्सेप्शन लिखा था। ठीक है, एक अपवाद लिखा था। मुझे आप जल्दी से आंसर देंगे कि ऐसे कौन से सरीसर्प हैं, ऐसे कौन से रेप्टाइल हैं जो रेप्टाइल होते हुए भी उनके हार्ट में 4 चैम्बर थे? जल्दी से आंसर दो। कॉकरोच, हाँ जी कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। सिकंदर राज जी क्रोकोडाइल, एक सही है, दूसरा भी आंसर दो। मगरमच्छ, कमल जी सही है। पिंकी सैनी जी बिल्कुल सही है। राकेश जी सही आंसर दिया है, घड़ियाल और मगरमच्छ। ठीक है, कल हमने बात की थी कि एम्फीबिया या फिर उभयचर के अंदर रेप्टाइल्स का अपवाद देखा था कि ऐसे 2 रेप्टाइल हैं जो रेप्टाइल होते हुए भी उनके हृदय में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर थे। जिसमें सबसे पहला तो हमने क्या देखा था? घड़ियाल। घड़ियाल या फिर आप क्या बोल सकते हैं? एलिगेटर। दूसरा हमने क्या देखा था? मगरमच्छ। मगरमच्छ या फिर आप क्या बोल सकते हो? क्रोकोडाइल। इनके हार्ट में कितने चैम्बर्स थे? 4 चैम्बर्स थे। तो ये बात आपको याद है या फिर देख लेना, याद कर लेना इस चीज को। आगे देखो, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि चीजें हमारी पड़ी हुई है, इसलिए फिर हम आगे की बात करते हैं। इसके बाद में देखो हमने देखा था कि कॉकरोच के अंदर सबसे ज्यादा जो हृदय कोष्ठ हैं वो किसमें देखे गए हैं? कॉकरोच में। कॉकरोच, और कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ देखे गए? पहले से ही आंसर दे रहे हैं कई लोग तो। कितने देखा गया था? 13 देखा गया था। लेकिन हमने एक चीज ये भी ऐड करी थी। क्या था भाई?
कि कॉकरोच का जो हृदय है वो विकसित नहीं होता, डेवलप नहीं होता, और इस कारण से उसके जो कोष्ठ है वो जुड़ नहीं पाते। ठीक है, क्या नहीं कर पाते, जुड़ नहीं पाते। और यही कारण है कि जो उसका जो हार्ट है उसके बारे में देखा था हमने कि देखो ऐसी स्थिति में पाया जाता है, कॉकरोच का जो हार्ट है वो ऐसी स्थिति में पाया जाता है, और यही इन्हीं को कोष्ठ मान लिया जाता है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके ये कहां तक चले जाते हैं, 13 तक चले जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रहेगी कि कॉकरोच के हार्ट में कितने चेंबर थे, 13 चेंबर थे। उसके बाद में हमने क्या बात की थी कि सबसे ज्यादा हृदय किसमें पाए जाते हैं, जल्दी से आंसर दो भाई। सबसे ज्यादा हार्ट, मैक्सिमम हार्ट किसमें पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हृदय किसमें पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हृदय किसमें उपस्थित होते हैं, कौन से जीव में उपस्थित होते हैं, केंचुआ। सिकंदर राज जी बिल्कुल सही आंसर है। सबसे ज्यादा हृदय किसमें पाए जाते हैं, केंचुए में। संख्या भी साथ लिख देना, नंबर कितने होते हैं, कितने नंबर होते हैं, 8 हृदय। यानी केंचुआ एक ऐसा जीव है जिसमें कितने हृदय पाए जाते हैं, 8 हृदय पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पूछेगा हृदय की तो वो किसमें होते हैं, केंचुए में होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो मैं क्वेश्चन बोल रही हूं आपके सामने। क्वेश्चन देखो ये रहेगा सबसे पहले कि सबसे छोटा हृदय किसका है, सबसे छोटा हृदय, सबसे छोटा हृदय, और यहीं पे हम बात कर लेंगे सबसे बड़ा हृदय, सबसे बड़ा हृदय। सबसे छोटा हृदय किसमें पाया जाता है, एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई, थोड़ी सी संख्या बढ़ा दो। छछुंदर, रिंकू गुप्ता जी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो सबसे छोटा हृदय किसमें पाया जाता है, छछुंदर का नाम आपने सुना होगा, और इसी छछुंदर को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम शू, क्या बोला जाता है, SHREW, शू के नाम से भी जाना जाता है छछुंदर को। ठीक है, और सबसे बड़ा हृदय किसका है, हाँ जी, जिसकी फर्स्ट क्लास है कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, और पीछे की क्लासें आप देख लेना एक बार। सबसे बड़ा हृदय किसमें पाया जाता है, एलिफेंट, अफ्रीकन हाथी, और किसमें, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल देखो एक मछली नहीं है, एक क्या है, स्तनधारी। अफ्रीकन हाथी भी आता है यहाँ पे और ब्लू व्हेल भी आती है, लेकिन यदि स्तनधारी की बात करेगा तो उसमें अफ्रीकन हाथी के साथ में ब्लू व्हेल भी आएगी। अब ब्लू व्हेल को आप मछली मत मान लेना, हम क्या कहते हैं, ब्लू व्हेल फिश। हाँ जी, एलिफेंट, अफ्रीकन हाथी, और उसके साथ में ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या है, एक प्रकार की स्तनधारी जीव है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, 4 ऑप्शन दे देता है कि निम्न में से कौन सा एक स्तनधारी है, और वो मछलियों के से नाम दिए हुए होते हैं, और वहां पे आपको ब्लू व्हेल मछली ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो ब्लू व्हेल एक फिश ना होके क्या है, स्तनधारी, एक प्रकार की मैमल है। क्लियर है इतना। अब देखो इसके बाद में हमने यही डिस्कस किया था कि जिसका जितना छोटा हृदय होगा उसकी हृदय धड़कन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, हृदय धड़कन उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसका जितना बड़ा हृदय होगा उसकी हृदय धड़कन उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जिसका जितना छोटा हृदय होता है उसकी हृदय धड़कन उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, तेज होगी। और जिसका जितना बड़ा हृदय होता है उसकी हृदय धड़कन उतनी ही क्या होगी, धीमी होगी, स्लो होगी। आपने कारण देखा होगा कि जितना छोटा जीव है, जैसे छिपकली देखी होगी कैसे हिलती रहती है। ठीक है, क्यों हिलती रहती है, क्योंकि उसका हार्ट बहुत छोटा है। ठीक है, और हार्ट जितना छोटा होगा उसकी हृदय धड़कन उतनी ही क्या होगी, तेज होगी। अब आप हाथी की बात करो कि जिसका हृदय इतना बड़ा है तो उस हृदय के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे चल रहा है, और उस वजह से उसकी हृदय धड़कन उतनी ही क्या होगी, धीमी होगी। यानी जितना बड़ा जीव उसकी हृदय धड़कन उतनी ही धीमी, और जितना छोटा जीव उसकी हृदय धड़कन उतनी ही ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहीं पे 2 और सवाल बना ले कि सबसे ज्यादा हृदय धड़कन किसकी होती है, तो आंसर क्या आता है, छछुंदर की। और इसकी हृदय धड़कन होती कितनी है, आपको संख्या याद रखनी है, 800 प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में छछुंदर का हृदय कितनी बार धड़क जाता है,
800 बार। जबकि हमारा जो हृदय है वो प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। देखो 72 बार तो हम बोलते हैं, लेकिन जैसे बच्चों में 140 से 160 होता है, 5 साल के बच्चों में 120 प्रति मिनट होता है, ठीक है। और जो लेडीज होती है उसमें पुरुषों से ज्यादा होता है, लगभग 78 प्रति मिनट, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम वर्किंग कर रहे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं, वो एक एवरेज निकाला हुआ है कि कितनी बार धड़क सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो छछूंदर का जो हृदय है उसकी हृदय धड़कन 800 प्रति मिनट होती है। अब आपको आइडिया क्या लगाना है? हाँ जी, श्वसन वाले चैप्टर में हम बात करेंगे। अब देखो सबसे बड़ा जो हृदय है वो किसका है? ब्लू व्हेल का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लू व्हेल की हृदय धड़कन कितनी होगी। अब भाई इतना बड़ा हार्ट है तो कम ही होगी ना। हाँ जी, गुड आफ्टरनून अंकित जी, जल्दी आंसर दो। अविनाश जाट जी बिल्कुल सही आंसर है, 25 प्रति मिनट। 25 प्रति मिनट, यानी कि जो ब्लू व्हेल एक स्तनधारी है जिसका हार्ट सबसे बड़ा है, उसकी हृदय धड़कन 25 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में उसका हृदय कितनी बार धड़क रहा है? 25 बार धड़क रहा है। इतना क्लियर है? सबसे छोटा हृदय, सबसे बड़ा हृदय और सबसे ज्यादा हृदय धड़कन छछूंदर की 800 प्रति मिनट, और ब्लू व्हेल की पूछ ले तो 25 प्रति मिनट। इतना क्लियर है? हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाओ। साफ क्लियर कर रही हूं मैं इसको, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं हम। देखो जैसे ही ये हम बेसिकली इसकी चीजें पढ़ लेते हैं, इसके बाद में देखो कुछ एक सवाल और बनते हैं इसकी टर्म से, ठीक है। और इसकी टर्म से देखो 3 टर्म आपके सामने लिखूंगी, उनके आपको आंसर देना है जल्दी से। इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहला है आपके सामने ECG, ठीक है। आपको सवाल आंसर क्या देना है कि ECG एक जांच है। सबसे पहले तो ये है कि एक जांच की जाती है। अब ये जो टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? कौन से ऑर्गन में डिफेक्ट आ रखा है, किस ऑर्गन के अंदर डिफेक्ट आया है, उसका पता लगाया जाता है। तो कौन सी जांच में कौन सा ऑर्गन आएगा, ठीक है। दूसरी जो जांच है उसका नाम है EEG। क्या नाम है? EEG। और तीसरी जांच का नाम है EOG। अब देखो ये कुछ हमें सेम सी लगती है, इसीलिए एग्जामिनर क्या करेगा कि ऑप्शन में तीनों को जरूर मिलाएगा। फर्स्ट वाले में हार्ट, दिल की, अच्छा दिल की जांच की जाती है, ECG मस्तिष्क, मनोज कुमार जी हृदय। आपको तीनों के आंसर देने हैं जी। हार्ट नहीं भेजना सलीम जी, आपने तो हार्ट ही भेज दिया। आंसर देने हैं इनके। अच्छा, आंसर इस तरीके से दे रहे हो क्या कि ECG में हृदय की जाती है तो हमने हार्ट ही भेज दिया। ECG हार्ट, राकेश जी बिल्कुल सही है। 2 स्पंदन के बीच का समय अंतराल, पंकज कुमार जी। ये नहीं बताना आपको, ये अभी हम आगे बात करेंगे इस चीज की। तीन का पता नहीं, एक का पता है। चलो ठीक है, मैं बता देती हूं, सामने देखना सभी। अब की बार मत भूल जाना, आगे से जब भी मैं कभी पूछूं तो मत भूल जाना प्लीज। कमेंट सोच समझ के किया करो भाई। हम यहाँ लर्निंग स्टेशन पे खड़े हैं और आप सब भी यहीं बैठे हो। देखो ECG का मतलब क्या होता है कि ECG है तो एक टेस्ट, ये सभी क्या है? टेस्ट है। अब देखो सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि ECG क्या है। तो इसका नाम है इलेक्ट्रो नोट करते जाना, कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब देखो यदि हमें फुल फॉर्म पता है
तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। कारण क्या है, देखो यहाँ पे जैसे ही कार्डियो का नाम आता है, हमने कल ही डिस्कस किया था कि जितनी भी चीजें हैं हार्ट से रिलेटेड सब में कार्डियो वर्ड ऐड होगा। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियक सेल्स हो गई, उन सब में हम कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, ये कार्डियक, टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के थ्रू हम किसकी जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, हार्ट का, हृदय का। यानी जो हमारा हृदय है, मान लो हृदय में कोई भी डिफेक्ट आ गया तो इस हृदय की जो जांच की जाएगी वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से की जाएगी। तो उस टेस्ट का आप नाम याद रखेंगे, क्या होता है, ईसीजी। अब देखो ये ईईजी क्या हो गया, ईईजी का मतलब क्या है यहाँ पे, ये किसकी जांच है, तो देखना मैं इसको मिटा देती हूँ। हाँ जी, डेली क्लास चलती है 2 बजे से, कोई छुट्टी नहीं होती इस क्लास में। अब ईईजी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म देखना, देखते जाना। जाट बॉयज जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोनग्राफी। और ये जो एनसेफेलोन वाला वर्ड है ना, ये हमेशा किसको बताता है, हमारे ब्रेन को। और ब्रेन का मीन्स क्या है, मस्तिष्क। ब्रेन का मीन्स क्या है, मस्तिष्क। तो यहां पे देखो ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोनग्राफी के अंदर हम किसकी जांच करते हैं, ब्रेन की जांच करते हैं, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की जांच। अब देखो ये ईओजी का मतलब क्या है, यहां से ईओजी का भी पता करना है आपको, ईओजी क्या होता है, ये किसकी जांच होती है। तो ध्यान से देखना, ये सुना नहीं होगा आपने हिंदी में देखो ये टेक्निकल वर्ड है तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोनग्राफी, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो ईओजी का मतलब क्या है यहां पे, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी। अब इसका मतलब क्या है, ये किससे रिलेटेड होगी, इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी किससे रिलेटेड होगी, तो ये किससे रिलेटेड है, यहां पे आंख की क्रियाविधि से। हमारी जो आईज है, जो आंखें हैं, जैसे मान लो कि उनकी रोशनी कम हो रही है, तेज हो रही है, तो उसके लिए जांच की जाती है आईज की, और वो टेस्ट जो किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी। तो तीनों क्लियर होंगे, ठीक है, तीनों क्लियर होंगे। ईईजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से टेस्ट किया जाता है किसका, हार्ट का, हृदय का। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोनग्राफी से ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की जांच की जाती है। और इसके बाद में ईओजी इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी से किसकी जांच की जाती है, आंख की जांच की जाती है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आप यहां से क्लियर रखना। चलो आगे की बात करते हैं। इसके बाद में देखो कि जो हमारा हार्ट है उसकी बेसिक सी एक संरचना के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये कैसे हार्ट बीट बनाता है, इस तरीके से। तो इसके बाद में देखते हैं, देखो मैं एक नॉर्मल सी संरचना आपके सामने बनाती हूं, एक नॉर्मल सी संरचना आपके सामने बनाती हूं, और उसके बाद में आप क्या करेंगे कि मेरे साथ साथ जिस तरीके से मैं चीजों को क्लियर करती जाऊंगी कि हृदय में ऐसे नोड कहाँ होता है, एवी नोड कहाँ होता है, जो फाइबर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हिज के बंडल्स कहाँ पाए जाते हैं, इस तरीके से। तो देखो हार्ट की संरचना में थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। यदि हम इस तरीके से तो देखें तो बेसिक सी हमें ऐसी सी संरचना हार्ट की दिखाई देती है। अब ये देख लेना कि ये चीजें यहां पे जुड़ी हुई क्या है, एक बार देखते जाना ध्यान से। देखो होता क्या है इस हार्ट में कि हृदय में 4 प्रकार के चैम्बर हमें दिखाई देते हैं। हम ये जो हार्ट बना रहे स्तनधारियों का, मैमल्स, और उसमें भी हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन यानी कि मानव की बात कर रहे हैं। और ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें अभी हमने पढ़ा था कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। और इन 4 चैम्बर्स में से कौन सा क्या होता है,
तो देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये पूरा भाग कैसा है, बायां। हम कल हमने क्लियर किया था कि अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो मेरे हार्ट का ये कौन सा भाग है, लेफ्ट, और ये यदि मेरा राइट हैंड है तो ये मेरे जो हार्ट का है वो कौन सा भाग है, दायां भाग है। तो यहां से देखो स्ट्रक्चर ज्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन एक बार बस मेरे साथ जुड़े रहना, चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखो ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है आलिंद। क्या कहा जाता है, आलिंद। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो एट्रियम, एट्रियम, आलिंद या फिर एट्रियम। ये जो भाग है इसका, इस भाग को कहा जाता है नीले। क्या कहा जाता है भाई, नीले, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकल। क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकल। अगर इसकी बात करें, अब ये कौन सा अलिंद है, तो ये कौन सा अलिंद हो गया, बायां, और ये कौन सा नीले हो गया, बायां नीले। अब ऐसे ही यदि हम इस तरह की बात करें, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है इसे हम क्या कहेंगे, दायां आलिंद। क्या कहेंगे भाई, दायां आलिंद, ठीक है। और ये वाला जो भाग है इसे हम क्या कहेंगे, दायां नीले। क्या कह देंगे, दायां नीले। तो हमने क्या कर लिया, इसके 4 चैम्बर बना लिए। अब 4 चैम्बर में से 2 तो क्या है, 2 तो क्या है, आलिंद, और 2 क्या है, नीले, ठीक है। अब देखो इनमें होता क्या है कि यहाँ पे जो आपको ये संरचना दिख रही है इसका नाम पूछ लिया जाता है। और नाम कैसे पूछा जाता है कि आलिंद और नीले को एक दूसरे से अलग करने वाली जो मांसपेशी है उसका नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम। जो सेपरेट करती है, आपको इस तरीके से याद रखना है, जो सेपरेट करती है दोनों नीले को और दोनों आलिंद को, उस संरचना को हम क्या कह देते हैं, सेप्टम कह देते हैं। क्या कह देंगे, सेप्टम कह देंगे। इसके बाद में देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ संरचनाएं बना रखी है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप पूछोगे कि मैडम ये कौन सी संरचना है कि आपने आलिंद को नीले के अंदर खोल दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो क्या है कि ये वाला जो भाग है, ये वाला, इस भाग को या फिर इनको हम क्या कहते हैं, वाल्व। क्या कहेंगे, हृदय वाल्व। क्या कहेंगे, हृदय वाल्व। इसी तरीके से इधर जो 2 हमें दिखाई दे रहे इनको भी हम क्या कह देते हैं, हृदय वाल्व। अब देखो इन हृदय वाल्व के भी आपको नाम याद होने चाहिए कि हृदय वाल्व बाईं तरफ जो पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, दाईं तरफ जो पाए जाते हैं उनका नाम क्या है। तो देखो बाईं तरफ जो वाल्व पाए जाते हैं इनको कहा जाता है बाइकस्पिड। क्या कहा जाता है, बाइकस्पिड, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है मिट्रल। क्या नाम होता है, मिट्रल। याद कैसे रखेंगे कि बाएं आलिंद और बाएं नीले ये किस साइड में है, बाईं साइड में। तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसे हम क्या कह देंगे, बाइकस्पिड। तो बाई से याद रख लेंगे, बायां और बाइकस्पिड। क्लियर है इतना, उसी को हम क्या कह देते हैं, मिट्रल वाल्व। इसके बाद में जो दाईं तरफ है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बाईं तरफ जो पाए जाते हैं उनको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और दाईं तरफ जो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्लियर है इतना। बायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद दायां नीले, इनको सेपरेट करने के लिए, नीलियों को अलग अलग करने के लिए क्या पाई जाती है, सेप्टम। क्या पाई जाएगी भाई, सेप्टम पाई जाएगी। और यहाँ पे आलिंद और नीले, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल। ये कैसे नाम है मैडम, ये ऐसे ही नाम है, टेक्निकल नाम है तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पे वाल्व निभाते हैं, ठीक है। और जब वाल्व खराब हो जाते हैं तो बहुत से डिजीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि वाल्व खराब हो गए तो जो ब्लड है वो पूरा आलिंद से नीले में नहीं आ पाएगा, ठीक है। यानी कि हृदय है वो पूरी तरीके से संकुचित और शिथिल नहीं हो पाएगा। सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया में क्या आ जाएगी, थोड़ा सा डिफेक्ट आने लग जाएगा। इस चीज को आप क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद में देखो ये जो दायां आलिंद है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है ये वाला, आप सबको पता भी होगा। एक बार मैं इसको यहां से थोड़ा क्लियर कर लेती हूं, इतने नाम तो आपको पता ही है ना। अब देखो ये जो दायां आलिंद वाला भाग है, इस दाएं आलिंद वाले भाग में यहां पे एक गांठ नुमा संरचना, इस तरीके से
गांठ को हम क्या बोल सकते हैं, नोड। एक नोड नुमा संरचना पाई जाती है और इस नोड को क्या कहा जाता है और इसका काम क्या है। अशोक बिश्नोई जी, कौन से एग्जाम के लिए, सभी जो वनडे जितनी भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए है ये सिलेबस और ये क्लास, ठीक है। तो ये यहां पे जो पाया जाता है नोड गांठ नुमा संरचना, इसे क्या कहते हैं, देखो इसका नाम होता है एस ए नोड। एस ए नोड के नाम से इसको जाना जाता है और एस ए नोड की फुल फॉर्म क्या है, यहां पे साइनो ओरिकल नोड। साइनो ओरिकल नोड के नाम से इसको जाना जाता है, फुल फॉर्म एस ए नोड, या फिर इसको क्या कहा जाता है, साइनो ओरिकल नोड, या फिर इसी ऐसे नोड को कहा जाता है हृदय का पेसमेकर। क्या कहा जाता है, हृदय का पेसमेकर, या फिर इसी को कहते हैं हम गति प्रेरक। आपसे पूछ लिया जाए कि हृदय का पेसमेकर या फिर गति प्रेरक कहलाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, एस ए नोड या फिर साइनो ओरिकल नोड, ठीक है। अब देखो, हाँ पेसमेकर या फिर ऐसे नोड, अब देखो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि पेसमेकर या ऐसे नोड इतना स्पेशल क्यों है, इसका काम क्या है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जो हमारे दिल की धड़कन होती है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, हार्ट बीट, हृदय धड़कन, दिल की धड़कन या हृदय की जो धड़कन है उसको प्रारंभ हमेशा कौन करता है, एस ए नोड। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले सवाल आपसे ये बनेगा कि हृदय की धड़कन या दिल की धड़कन कौन से भाग से स्टार्ट होती है। तो आप क्या याद रखेंगे, एस ए नोड या फिर साइनो ओरिकल नोड से। इसीलिए हमने कल की क्लास में बात की थी कि हार्ट एक मायोजेनिक होता है। और मायोजेनिक क्यों होता है, क्योंकि ये अपने सभी काम खुद से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो एस ए नोड, सबसे पहले तो इसकी स्थिति पूछी जाती है कि एस ए नोड या हृदय का पेसमेकर या हृदय का गति प्रेरक हार्ट के कौन से भाग में पाया जाता है। तो वो आपको याद रखना है, दायां आलिंद। आपको ऑप्शन में चारों मिलेंगे, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। तो आपको आंसर क्या देना है, दायां आलिंद। हमारे दाएं आलिंद में एक गांठ नुमा संरचना पाई जाती है जिसे एस ए नोड या पेसमेकर या फिर आप क्या कहते हैं, गति प्रेरक। क्लियर है इतना। और काम क्या होता है, दिल की धड़कन या हृदय की धड़कन को क्या करता है, ये स्टार्ट करता है। अब देखो यहां से जो ये हृदय धड़कन बन के गई है, ये इसके बाद में यहां पे वेंट्रिकल में पाया जाता है एवी नोड, ठीक है। कौन सा नोड, एवी नोड, ठीक है। अब इस एवी नोड को दे दिए जाते हैं और इसके बाद में इन नीले वाले भाग में ही पाए जाते हैं कुछ हिज के बंडल, हिज के बंडल। अब देखो सवाल तो आपका यहीं पे इतना ही बनता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से जाती है। और यहां से देखो ऐसे ऐसे कुछ वेन्स निकलती है, कुछ आर्टरीज निकलती है, इस तरीके से मांसपेशियां भी निकलती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि यहां से ये ऐसे नोड से जैसे ही साउंड बनी, हार्ट बीट बनी, ये पहले एवी नोड के पास गई और फिर किसके पास चली गई, हिज के बंडल के साथ। और ये जो हार्ट बीट है फिर हमें सुनाई पड़ती है। अब इस तरीके से सुनाई नहीं पड़ेगी कि आप कान लगा के हार्ट बीट सुनने लग गए। तो जो हार्ट बीट है कंप्लीटली वो हमें सुनाई देती है। हार्ट बीट को सुनने के लिए हम किसको काम में ले लेते हैं, स्टेथोस्कोप को, जो डॉक्टर कान में लगा के रखता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, जो किसको पता लगाता है, हार्ट बीट के बारे में। तो ये सवाल आप क्लियर करके रखना। ऐसे नोड दाएं आलिंद में पाया जाता है। ऐसे नोड किससे बनता है जी, ये जो हार्ट की सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स, वो ही बनाती है। हाँ, ये अभी बात करेंगे हार्ट बीट की कंप्लीट। तो ऐसे नोड को हम पेसमेकर या फिर गति प्रेरक कहते हैं, जो दिल की धड़कन या हृदय धड़कन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं आ रही। अब देखो आगे की बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा रफ कर लेती हूं, फिर से दोबारा बना लेंगे। अब इतनी बात क्लियर होने के बाद अब देखो ये जो हृदय की धड़कन है, जो हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन है, हार्ट बीट है, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। क्योंकि अभी हमने देखा ही है कि जितना बड़ा जीव होगा उसका उतना ही बड़ा हृदय होगा, उसकी हार्ट बीट उतनी कम होगी, ठीक है।
अब होता क्या है कि हम यहाँ मनुष्य की बात करते हैं कि हमारे अंदर मनुष्य में, ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन या फिर मनुष्य में जो हृदय धड़कन है, हृदय धड़कन, हार्ट बीट, ये जो हृदय धड़कन है ये कितनी होती है? 1 मिनट में, प्रति मिनट की बात करेंगे हम, प्रति मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से आंसर दो, सिंसियरली, सो जाना मत कभी नींद आने लग जाए। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट। 72, 72 प्रति मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य की जो हृदय धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, जो हृदय धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। क्लियर है इतना? एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। इसके बाद में देखो, यदि बात करें कि अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं में, तो महिलाओं का हृदय पुरुष की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। कल बात भी की थी हमने कि यदि देखो पुरुषों का हृदय है वो कितने ग्राम का है? 300 ग्राम का। पुरुषों का हृदय कितना है? 300 ग्राम का। तो महिलाओं का कितना होता है? 250 ग्राम का। तो थोड़ा हल्का हृदय होता है, ठीक है। तो हल्के हृदय के कारण उनकी जो हार्ट बीट है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। और महिलाओं की जो हृदय धड़कन होती है वो लगभग देखी गई है 78 प्रति मिनट, 78 प्रति मिनट। लेकिन जैसे मान लो कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा होना चाहिए। मैडम कृत्रिम पेसमेकर किससे बनता है? गोविंद जी, बिल्कुल इसकी बात जस्ट अभी करेंगे इसके बाद में। कृत्रिम पेसमेकर क्या होता है, कृत्रिम हार्ट क्या होता है, ठीक है। महिलाओं के अंदर हृदय धड़कन कितनी हो गई? 78 प्रति मिनट। अब देखो इसके बाद में, अब देखो जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जो बच्चा है, ठीक है, बच्चे की जो हार्ट बीट है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों होती है इसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि बच्चे के अंदर अभी बच्चे की जो ग्रोथ होना है वो ग्रोथ होना जरूरी है। तो ग्रोथ होने के लिए कोशिकाओं में क्या होगा? विभाजन होगा, और विभाजन के लिए ब्लड का सर्कुलेशन होना क्या है? जरूरी है, ठीक है। तो होता क्या है कि बच्चों की यदि बात कर ले कि बच्चों में हृदय धड़कन कितनी है, बच्चों में हार्ट बीट, बच्चों में हृदय धड़कन, क्योंकि सवाल बनते हैं इसलिए बता रही हूं, ये होती है 140 to 160 प्रति मिनट, 140 से 160 प्रति मिनट तक हृदय धड़कन देखी गई है, ठीक है। जो नवजात शिशु होता है, जिसका जन्म अभी हुआ है, तो नवजात शिशु के अंदर जो हृदय की धड़कन है, जो हार्ट बीट है, कितनी होगी? 140 से 160 प्रति मिनट। इसके बाद में यदि बच्चा 5 ईयर का हो गया है, 5 ईयर, ठीक है, 5 साल का हो गया, या फिर थोड़ी सी इससे ज्यादा उम्र उसकी है, तो 5 साल का जब हो गया है तो उसकी हृदय धड़कन, क्योंकि एक चीज आपने देखी होगी कि सबसे ज्यादा जो बच्चे का विकास होता है ना, वो 1 से 5 साल के बीच में होता है। उसके जन्म से लेके 5 साल के बीच में उसमें सबसे ज्यादा विकास होता है, ठीक है। तो अब जब उसकी उम्र 5 साल हो गई है तो उसकी हृदय धड़कन क्या हो गई है? थोड़ी कम हो गई है, और हृदय धड़कन आ जाती है 120 प्रति मिनट पर। कितने पे आ जाती है? 120 प्रति मिनट पे। और जैसे ही वो एडल्ट फेज में आता है तो आपको पता ही है 72 प्रति मिनट हृदय क्या होने लग जाता है? धड़कने लग जाता है। तो इस चीज को आप क्लियर करना। अब आगे देखो, इतना क्लियर होगा। इसके बाद में बात करते हैं, देखो हार्ट बीट से रिलेटेड बात करते हैं कि हमने क्या कहा कि एक एडल्ट स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो अब सवाल क्या बन जाता है कि यदि 1 मिनट में, ढंग से समझना, 1 मिनट में हृदय धड़कन कितनी है? 72। तो बताओ 1 धड़कन में लगा समय होगा, 1 धड़कन बनने में लगा समय, ये आपको सीधा याद रखना है, डिजिट सीधी याद रखनी है बस। किसान गर्ग जी बिल्कुल सही आंसर है, बाबूलाल जाखर जी बिल्कुल सही है। मैम ओल्ड में देख लो भाई, आप आंसर देते जाओ। वृद्ध व्यक्ति में,
वृद्ध व्यक्ति की जो हृदय धड़कन होती है ये होती है 60 से 65 प्रति मिनट। ये पॉइंट भी ऐड कर लेना, ठीक है। जिन्होंने पूछा है आंसर देख लेना। वृद्ध व्यक्ति की जो हृदय धड़कन होती है वो और भी कम हो जाती है, और कितनी हो जाती है? 60 से 65 प्रति मिनट, ठीक है। अब यहां से देखो, एक धड़कन में लगा समय, कुछ एक बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वो आंसर कितना होता है? 0.8 सेकंड। क्योंकि हमें यहां से पता भी लग रहा है कि 1 मिनट में यदि 72 बार धड़कता है तो आप इसको सेकंड में चेंज कर लो, मिनट को 60 लिख दो तो 60/72 हो जाएगा, और जो लगभग कितनी बार आएगा? 0.8 सेकंड के बराबर होगा। याद रखना इस चीज को, एक धड़कन में लगा समय कितना होगा? 0.8 सेकंड होगी, ठीक है। इसके बाद की यदि हम बात करते हैं कि एक धड़कन में लगा समय यदि 0.8 सेकेंड है, तो नेक्स्ट सवाल देखो, इसी हृदय धड़कन से क्या बन जाता है? इसके बाद में नेक्स्ट सवाल आपका ये बन जाएगा कि जैसे हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड क्या होता है? उपस्थित होता है, जो हमारे शरीर के वजन का कितना % भाग बनाता है? 7%, ठीक है। यानी जिसका वेट जितना होगा उसका 7% भाग केवल कौन बनाता है? ब्लड बनाता है, ठीक है। तो और वो होता कितना है? 5 से 6 लीटर। लेकिन महिलाओं में देखो इसका मान कम होता है, पुरुषों में 4 से 5 लीटर के समथिंग होता है, और महिलाओं में कितना होता है? 3 से 4 लीटर। ये महिलाओं की बात है, फीमेल्स की। महिलाओं में जो हृदय है वो 3 से 4 लीटर होता है, और यही कारण है कि उनका हृदय भी छोटा होता है, क्योंकि कम ब्लड को क्या करना है? फ्लो करना है। आपने देखा होगा कि जब पानी ज्यादा है तो उसको फ्लो करने के लिए मोटर बड़ी चाहिए, ठीक है, और पानी ही कम है तो मोटर की भी कम जरूरत पड़ती है। तो वही बात, एक पंपिंग स्टेशन ही तो है हमारा हार्ट। तो हृदय अगर ब्लड ही कम है तो हार्ट भी छोटा ही चाहिए उसको पंप करने के लिए। तो याद रखेंगे महिलाओं में 3 से 4 लीटर, और केवल ये पूछ लिया जाए कि मानव में हृदय होता है तो आप क्या याद रखेंगे? 5 से 6 लीटर। अब मैंने आपको ये क्यों बताया? इसीलिए बताया कि सवाल क्या बनता है कि एक धड़कन में कितना ब्लड या कितना रक्त फ्लो हो सकता है या फिर हार्ट पंप कर सकता है? कितने ब्लड को एक हार्ट बीट बनने में हृदय पंप कर सकता है? बाबूलाल जाखर जी सही है जी, बिल्कुल सही। सजना कुमारी भी सही है, बिल्कुल। अनिल जाखर जी सही है। मुस्कान जी पता ही नहीं चला क्लास का आज तो, क्या बात है, नींद आ गई थी क्या? जी कईयों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और वो आंसर क्या होता है कि एक धड़कन बनने में लगभग 70 ml ब्लड को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। क्लियर है इतना? 70 ml ब्लड को एक धड़कन बनने में पंप किया जाता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि 0.8 सेकंड में हमारा हृदय 70 ml ब्लड को क्या कर देता है? पंप कर देता है। क्लास का टाइम है भाई 2 से 3 डेली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसका कि 70 ml ब्लड पंप किया जाता है, तो एक धड़कन में 70 ml किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 72 का निकाल के लेते हैं यहां से कि 72 धड़कन में, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 5250 ग्राम आएगा या फिर ml आएगा। तो हम उसको कितना मान लेते हैं? लगभग 5 लीटर। यही रीजन है कि जब एक बार जो हृदय धड़कन होती है 72 बार 1 मिनट के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड को फ्लो कर सकता है, हमारा हार्ट पंप कर सकता है। और 0.8 सेकेंड में वो 70 ml ब्लड को क्या कर सकता है? पंप कर सकता है। क्लियर है इतना? हाँ जी, 5 से 6 लीटर इतना क्लियर है। जो सवाल बनना था वो मैंने बता दिया यहां से। अब देखो आगे की बात करते हैं हम।
अब देखो कुछ कल मैंने हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन के साथ, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन कल हमने बात की थी ना, याद है क्या सबको? स्किप या हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपोक्सिया, इन सब के बारे में बताना। देखिए साथ साथ मैं वहीं पे मैंने दो टर्म जोड़ी थी आपके लिए, और वो दोनों टर्म का नाम मैं यही लिख रही हूं, ठीक है। एक को कह रहे थे हम टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया। अब देखो वहां पे मैंने इसको लिंक इसीलिए किया था ताकि आपको उसका मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। और दूसरी जो टर्म थी वो हमारी क्या थी? ब्रेडीकार्डिया। दूसरी टर्म क्या थी? ब्रेडीकार्डिया। थोड़ा सा फटाफट जल्दी से आंसर देते जाओ भाई, चैप्टर भी खत्म करना है। जाट बोइसी हाइपर मैक्सिमम किसके अंदर भाई? हाँ वो बात सही है आपकी। ये मोहन राम जी आपके पास आवाज कैसे कम जा रही है, और के पास सही जा रही है ना? टेकीकार्डिया हाइपो, हाँ जी बिल्कुल सही है, जाट बोइसी सही आंसर है। हमारी बॉडी वेट में 7% में ब्लड पाया जाता है भाई। कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं हमें? एक साथ देखो 2 यूनिट तक ब्लड दिया जा सकता है, लेकिन यदि वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी पे, लेकिन हमें केवल 1 यूनिट, एक साथ हमें 1 यूनिट आराम से ब्लड डोनेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लगभग 300 ml, 300 से 350 ml। नहीं आ रहा आंसर? एक बच्चे ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, हरी जाखर जी, हाँ जी सही है। चलो भाई, टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया क्या है? इतना टाइम नहीं है, तो टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया का मीन्स है, कल ही हमने बात की थी। देखो सबसे पहले तो इस कार्डिया का मतलब समझ जाओ कि ये कार्डिया क्या है। अब आपको पता चल गया हो गया कि फिर से ये कार्डियक शब्द आ गया। मतलब कार्डियक शब्द है तो किससे रिलेटेड? हृदय से रिलेटेड ही है। अब हृदय में कौन सी ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम कार्डियो को काम में ले लेंगे? तो हमने कल पढ़ा था कि टेकीकार्डिया का मीन्स, टेकी का मीन्स होता है हाइपर हो जाना, बढ़ जाना, और वो बढ़ क्या जाती है? हृदय धड़कन। हृदय धड़कन जब सामान्य है तो उसको सामान्य हृदय धड़कन 72 पर मिनट हम मान रहे हैं, लेकिन यदि हृदय की धड़कन बढ़ गई है, सामान्य से बढ़ गई है, जैसे सामान्य से बीपी बढ़ रही थी, तो हम उसको क्या बोल रहे थे? हाइपरटेंशन। क्या बोल रहे थे? हाइपरटेंशन। और यदि हृदय की धड़कन सामान्य से बढ़ गई तो उसे हम क्या कह रहे हैं? टेकीकार्डिया। अब कल मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दी थी कि इस ब्रेडी से मत समझ जाना। इस ब्रेडी से आप क्या समझ लेते हो? बढ़ना। तो हम क्या आंसर लगा देते हैं कि हृदय धड़कन का बढ़ना क्या है? ब्रेडीकार्डिया। तो ऐसी बात नहीं है, आपको इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना कि ब्रेडीकार्डिया का मीन्स क्या है। यहाँ पे हृदय धड़कन का सामान्य से, हृदय धड़कन का सामान्य से क्या हो जाना? कम हो जाना, कम हो जाना। तो दोनों टर्म क्लियर होगी, ठीक है। टेकीकार्डिया हृदय धड़कन का क्या हो जाना? कम हो जाना, और ब्रेडीकार्डिया का मीन्स टेकीकार्डिया का मीन्स हृदय धड़कन का बढ़ जाना, और ब्रेडीकार्डिया का मीन्स हृदय धड़कन का क्या हो जाना? कम हो जाना। क्लियर है इतना? आगे चले तो देखो आगे की बात। ये बात हो गई हमारी हृदय धड़कन की, और हृदय धड़कन का मापन किस यंत्र से किया जाता है ये और क्लियर कर लेना। हृदय धड़कन का मापन, हृदय धड़कन का मापन किस यंत्र से किया जाता है, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है जो हृदय की धड़कन का क्या कर सकता है? मापन कर सकता है। हाँ प्लेलिस्ट बन जाएगी भाई। स्टेथोस्कोप, जी बिल्कुल सही आंसर है हंसा को जी का। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। हृदय धड़कन का मापन हम किससे करते हैं? स्टेथोस्कोप नामक एक यंत्र है, इस स्टेथोस्कोप से हम किसका मापन कर सकते हैं? हृदय धड़कन का मापन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ये हम हार्ट बीट के बारे में पढ़ रहे थे। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं भाई। अब चलो आगे इसी क्रम में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। सवाल क्या है कि सबसे पहले, तैयार रहना आंसर देने के लिए,
सबसे पहले, इसके बाद हम बीपी की बात करेंगे और फिर धमनी और शिरा की बात करेंगे। तो सबसे पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण, सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर देने से क्या है कि आपको चीजें याद रहती है। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? आप शेयर क्यों नहीं करते भाई? मैं बोलती नहीं इसका मतलब आपको भी याद नहीं रहेगा। शेयर भी करते रहा करो जल्दी जल्दी और आंसर भी देते रहा करो। SMS जयपुर, अशोक बिश्नोई जी, ऐसी बात है। अपना जयपुर इतना फेमस है कि विश्व में सबसे पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। बर्नार्ड जी बिल्कुल सही आंसर है मोहन जी का। मुस्कान जाट बिल्कुल सही आंसर है। के बर्नार्ड नहीं है, वो सी बर्नार्ड है, सी बर्नार्ड। और सही है सारा। चलो आंसर देख लेते हैं। कब किया था? रूप सिंह जी 1974 में। जी नहीं, बिल्कुल हाँ, अनिल ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अनिल जी ने 1967 में। सी बर्नार्ड। लोकेंद्र सिंह जी बिल्कुल सही है। तो देखो आंसर क्या है कि सबसे पहले हृदय का जो सफल हृदय प्रत्यारोपण 1967 की बात है। और 1967 में आपको इतना याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है जी? धमनियों की बात करेंगे तब आएगा। सबसे पहले 1967 में हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? सी बर्नार्ड। सी बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। अब ये तो समझ गए होंगे प्रत्यारोपण का मीन्स क्या है, कि किसी एक व्यक्ति का हार्ट निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपण कर देना, डाल देना, और वो अगर काम कर रहा है तो उसे हम सक्सेसफुल मानेंगे। तो आंसर क्या हो गया? 1967 में सी बर्नार्ड ने। अब इसी क्रम में मैं पूछ लेती हूँ कि भारत में किसने किया था भाई? इंडिया में सबसे पहले, इंडिया में सबसे पहले, हाँ ट्रांसप्लांट होता है प्रत्यारोपण का मतलब। इंडिया में, भारत में सबसे पहले किसने किया था? सुभाष जी बिल्कुल सही आंसर है। वेणुगोपाल जी 1974, 1994 है भाई, 1974 नहीं है। तो यहां पे देखो 1994 की बात है। 1994 के अंदर दिल्ली एम्स की बात है। जयपुर एम्स मत जोड़ देना। दिल्ली एम्स, हमारा जो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल बोलते हैं अपन, डॉक्टर के वेणुगोपाल ने सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। कहां? भारत में। याद है इतना? क्लियर है इतना? सबसे पहले विश्व में सफल हृदय प्रत्यारोपण किया सी बर्नार्ड ने 1967 में, और भारत में किया यहाँ पे 1994 में जो दिल्ली एम्स से थे डॉक्टर के वेणुगोपाल ने। ठीक है, इसके बाद में देखो इसके बाद में हम बात कर लेते कृत्रिम हृदय की। कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। अब देखो आपको क्या यहां से बस इतना सा सवाल बनता है कि पहला जो कृत्रिम हृदय था वो कौन सा था, उसका नाम पूछा जाता है, क्योंकि कृत्रिम हृदय का भी नाम रखा गया था। आवाज आ रही है क्या सब तक? कुछ एक कैसे बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही? सबसे पहला बना कृत्रिम हृदय जिसका नाम क्या था, और वो किससे बना था? आपको यह भी पता होने चाहिए कि किससे बनाया गया था। जारविका 7, मुस्कान जाट सही है भाई। और भी दो आंसर। अशोक गोदारा जी, अच्छा सब कुछ क्लियर है। चलो ठीक है, सबसे पहला जो कृत्रिम हृदय था उसका नाम क्या था? जारविका 7। आपको इतना याद रखना है कि पहला जो कृत्रिम हृदय बना था उसको हम क्या कह रहे हैं? जारविका 7 कह रहे हैं। और ये किससे बना था ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से पदार्थों को काम में लिया गया था कि जो जारविका 7 है वो कृत्रिम हृदय बना। एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक। अनिल जी बिल्कुल सही आंसर है भाई।
बिल्कुल सही आंसर है, बस ऐसे पढ़ते रहो आप, मजा आएगा क्लास में। आंसर दोगे तो टीचर को भी ये लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। एल्यूमिनियम, हाँ इसके साथ और जोड़ो थोड़ा सा मुस्कान। हरी जाखर जाट से, ये क्या आंसर हुआ भाई? चलो देख लो एक बार, ये जो कृत्रिम हृदय है वो किससे मिलके बना होता है? प्लास्टिक, और इसके साथ में ऐड होती है एल्यूमिनियम धातु। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आज से याद रखना, भूल मत जाना कभी भी। प्लास्टिक और इसके साथ में एल्यूमिनियम, ये दोनों मिलके कृत्रिम हृदय बना सकते हैं। और जो कृत्रिम हृदय जार्विका 7 बना था, उसको बनाने के लिए प्लास्टिक और एल्यूमिनियम को काम में लिया गया था। ठीक है, क्लियर है इतना? चले आगे। चलो आगे। देखो इसके बाद में थोड़ा सा टॉपिक हमारा और बचा हुआ है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी से ध्यान देते जाना ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो हृदय है, हृदय में कुछ एक क्या पाई जाती है? रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनियां। और रक्तवाहिनियों को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लेना, ब्लड वेसल्स का मीन्स ही क्या है? रक्तवाहिनियां। ठीक है, अब रक्तवाहिनियां क्या होती है? जो रक्त को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाती है, यानी कुछ एक ऐसे होती है जो रक्त को अंगों से हृदय तक लेके जाएगी, और कुछ एक ऐसी होगी जो हृदय से कहां लेके आएगी? विभिन्न अंगों तक लेके आएगी। और वो जो रक्तवाहिनियां है वो कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें तो क्या होगी? धमनी, और धमनी को हम क्या कह सकते हैं? आर्टरी। धमनी को हम क्या कह सकते हैं? आर्टरी कह सकते हैं, आर्टरीज कह सकते हैं। दूसरी जो है उसको हम क्या कहते हैं? शिरा, और शिराओं को आप क्या कह सकते हैं? वेन, वेन्स। ठीक है, तीसरी जो हमारी रक्तवाहिनियां हैं उनको क्या कहा जाता है? केशिकाएं, और केशिकाओं को हम क्या कह सकते हैं? कैपिलरीज, कैपिलरीज। याद रहेगा, सबसे पहले जो रक्तवाहिनियां हैं वो धमनी, या फिर उसको हम क्या कहेंगे? आर्टरी कहेंगे। दूसरी बात करें तो शिरा, जिसे हम क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। और तीसरी बात करें तो केशिकाएं, जिसे हम क्या कहेंगे? कैपिलरीज कहेंगे। अब देखो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा बन जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले हम इन धमनी की बात कर लेते हैं, शिरा की। तो ध्यान से समझते जाना, मैं एक बार इनको मिटा देती हूँ। शिरा और केशिकाओं को हम धमनी आर्टरी की बात करेंगे पहले। ठीक है, तो देखो धमनी, आर्टरी क्या होती है? देखो ये जो धमनियां हैं, कुछ एक पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि जितनी भी धमनियां हैं ये हमारी बॉडी में बहुत गहराई में पाई जाती है। यानी कि हमारी जो त्वचा है उसके 3 स्तर होते हैं। पहले तो ये चीज क्लियर कर लेना कि कोई भी स्किन है, त्वचा का भाग मैंने ले रखा है। हाँ जी रुको, पीके जी रुको एक बार। 3 स्तर हमने ले रखे हैं। जो सबसे बाहर वाला स्तर है इसे हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। आप लोग थोड़ी तसल्ली रखा करो भाई, ताकि आगे की बात बताऊं, और फिर अगर छूट रहा है पॉइंट तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पहली जो परत है उसे एक्टोडर्म, दूसरी परत को हम क्या कहते हैं? मीजोडर्म, और अंदर वाली परत को हम क्या कह देते हैं? एंडोडर्म। इसका मतलब क्या है कि हमारी स्किन है, जो त्वचा है, उसकी 3 लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो ये जो डर्म वर्ड है, डर्म, पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो डर्म वर्ड है ये हमेशा किसके लिए आता है? स्किन, त्वचा के लिए आता है। किसके लिए आएगा? स्किन के लिए, त्वचा के लिए। तो जो हमारी सबसे बाहर वाली लेयर जो हमें दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर क्या पाई जाती है? मीजोडर्म, और फिर मीजोडर्म के अंदर क्या पाई जाती है? एंडोडर्म। ठीक है, तो हमारी जो धमनियां है वो देखो कहां से पाई जाती है? इस मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, यानी कि यहाँ पे पाई जाती है, गहराई के अंदर। यहाँ पे हम किसकी उपस्थिति देखेंगे? धमनी की। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कर लेना कि धमनियां कहां पाई जाती है? त्वचा के एंडोडर्म वाली परत में पाई जाती है, अंतस्त्वचा या फिर एंडोडर्म वाले भाग में। क्लियर है इतना? धमनियां कौन से भाग में पाई जाती है? एंडोडर्म वाले भाग में पाई जाती है। अब देखो ये जो धमनियां हैं, इन धमनियों में हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। मैं समझाऊंगी क्रियाविधि इनकी। हमेशा कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त, यानी कि प्योर ब्लड। अब एक चीज यहां से क्लियर कर लो कि शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, किसे कहते हैं शुद्ध रक्त?
बस इतनी सी बात याद रखो कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, O2 गैस, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस पाई जाती है उसे हम शुद्ध रक्त या फिर प्योर ब्लड के नाम से जानते हैं। इसके बाद की बात करें, धमनियों में हमेशा कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त। लेकिन देखो यहां पे एक अपवाद होता है, एक ऐसी धमनी है जो धमनी होते हुए भी उसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। एक ऐसी धमनी है जिसमें धमनी होते हुए भी कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। यस राइट, अश्विनी जी राय ने बिल्कुल सही आंसर दिया, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। हम पल्मोनरी धमनी को हिंदी में क्या कह सकते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनरी धमनी या फिर फुफ्फुसीय धमनी, एकमात्र ऐसी धमनी है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी धमनी, जिसमें रक्त शुद्ध ना बह के कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। इसीलिए धमनियों का क्या हो गई? अपवाद हो गई। आपको ये याद रखना है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फिर भी पल्मोनरी धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अब ये होती कहाँ है, ये अभी हम डायग्राम से पढ़ेंगे। अब देखो सबसे बड़ी धमनी, यहीं पे एक पॉइंट और देख लो कि अगर हम धमनी पढ़ ही रहे हैं तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, उसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी का नाम बताओ। सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? महाधमनी। महाधमनी, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? अरोटा। ये नाम आपको याद रखना है, अरोटा या फिर महाधमनी। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी या फिर अरोटा। क्लियर है? महाधमनी, अरोटा। चलो ठीक है फिर